हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के सॉल्यूशंस। गाइस, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी क्वेश्चंस हमने लॉन्ग आंसर टाइप में मेंशन करे हैं सभी सब्जेक्ट में, उन सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस वीडियो और उसके पीडीएफ नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अपना फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का फर्स्ट क्वेश्चन, जो हमारी फर्स्ट यूनिट से है। उससे पहले गाइस, अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो गाइस, इसमें देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिफाइन एंड क्लासीफाई एरर्स एंड डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स। गाइस, ये क्वेश्चन हमारा सिलेबस में यहाँ से पूछ लिया जाता है। यहाँ पे हमारी फर्स्ट यूनिट में आता है टॉपिक एरर्स का। तो यहाँ पे एरर्स क्या होते हैं उन्हें हमने डिफाइन करना है। एंड टाइप्स ऑफ एरर, कितने टाइप्स के एरर होते हैं इनका क्लासिफिकेशन कीजिए। एंड मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स, एंड कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं या उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो गाइस, सबसे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत होती है कि हमारा एरर क्या होता है। एरर को अगर हम हिंदी में समझें तो हमारी होती है त्रुटि, मीन्स गलती, मिस्टेक जिसे हम कहते हैं। तो ये गलती हमारी कैसे भी हो सकती है, कौन कौन से इसके कारण हो सकते हैं और कौन कौन से मेथड्स होते हैं हमारे एरर को ठीक करने के, उन सब के बारे में गाइस हमें बताना होता है। तो गाइस, अब इसे सिंपली देखते हैं एरर हमारा क्या होता है। एरर्स आर द सिंपली डिफाइन एज द मिस्टेक। एरर्स हमारे क्या होते हैं, सिंपली अगर हम एरर्स को डिफाइन करें तो हमारी मिस्टेक होती हैं, गलतियाँ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए आप सब्जी बना रहे हैं, सब्जी में आपने नमक तेज़ कर दिया, तो क्या हुआ, वहाँ पे गलती हो गई। अब उस गलती की वजह से, नमक तेज़ होने की वजह से जो तुम्हारी पूरी सब्जी है वो ख़राब हो जाएगी। तो एक गलती की वजह से, एक मिस्टेक की वजह से हमारा पूरा रिजल्ट ख़राब हो जाता है। वो हमारा क्या होता है, जो हमारी मिस्टेक होती है उसे हम बोलते हैं एरर। तो एरर को अगर हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो क्या होगी, इन एनालिटिकल केमिस्ट्री द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, जिसको हम जनरली बोलते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू, एंड ऑब्जर्व वैल्यू। जो हमारा डिफरेंस होता है, मीन्स डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है और जो ऑब्जर्व वैल्यू है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं एरर। तो गाइस, अब यहाँ पे यह समझने की ज़रूरत है कि ट्रू वैल्यू जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है और जो हमारी दूसरी वाली वैल्यू है ऑब्जर्व वैल्यू, ये दोनों वैल्यू होती क्या हैं। तो गाइस, जो हमारी ट्रू वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है जो वैल्यू हमारी होनी चाहिए थी, ठीक है। और ऑब्जर्व वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हमारी ऑब्जर्व करने के बाद आ रही है, ठीक है। उसे हम बोलेंगे ऑब्जर्व वैल्यू। हमने एनालिसिस किया किसी सैंपल का और उसे फिर उसके बाद में हमने देखा कि उसकी क्या ऑब्जर्व वैल्यू है, वो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू होती है। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं एरर। अभी हमने बताया था कि एरर क्या है, डिफरेंस है, इसे हम बोलते हैं जनरली एरर। तो ये तो हमारा एरर हो गया, द डिफरेंस बिटवीन द एग्जैक्ट वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू। अब गाइस, इसमें आता कि हमारी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है। तो एग्जैक्ट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हमारी होनी चाहिए थी, मीन्स जो सैंपल की स्टैंडर्ड वैल्यू है वो उसकी होनी चाहिए थी। और ऑब्जर्व वैल्यू वो होती है जो हमने ऑब्जर्व करी है, एनालाइज करने के बाद हमें मिली है, वो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू होती है। तो गाइज, आई होप आप इन दोनों तरह की वैल्यूज़ को समझ गए होंगे। फॉर एग्जांपल समझ लो कि हमारा एरर्स के लिए समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप किसी शॉपकीपर के पास गए दुकान पे, आपने उससे कहा कि भैया हमें 1 kg दाल तोल दीजिए। 1 kg में कितने हमारे ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं हमारे 1 kg में, ठीक है। उसने आपको दाल तोल के दे दी, आप घर पे आए, आपके घर पे कोई वेइंग मशीन थी, है ना, कोई अपना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा। अब आपने उस दाल को वहाँ पे तोल के देखा, तो जब आपने वहाँ पे उस दाल को तोल के देखा तो क्या वेट निकल के आया, 990। सपोज कीजिए उसका वेट निकल के आएगा 990 ग्राम। अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 ग्राम का। यही जो 10 ग्राम जो डिफरेंस है, यही हमारी एरर है। ये तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू हो गई, क्यों, हमारी जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो 1000 ग्राम होनी चाहिए थी, मीन्स 1 किलो हमारी दाल होनी चाहिए थी। और जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है, हमने उसे चेक किया, उसे एनालाइज़ किया, उसको तौल के देखा तो कितनी निकल के आई, 990 ग्राम निकल के आई हमारी दाल। अब ये ट्रू वैल्यू हो गई, ये हमारी ऑब्जर्व वैल्यू हो गई। इन दोनों के डिफरेंस को हम एरर बोलते हैं, ये हमारी एरर है। तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल की मदद से समझ आ गया होगा। अब जो हमारी गलतियाँ हुई है, अब ये गलती हमारी किसी भी वजह से हो सकती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके। कौन कौन से कारण हो सकते हैं, अब मान लो जो तुम्हारा शॉपकीपर है, शॉपकीपर के मन में ही वो हो कि वो चाहे कि मैं जैसे भी 1 किलो चीनी दूं या 1 किलो दाल दूं, उसमें मैं 10 ग्राम की हेरा फेरी कर दूं। अब ये भी हो सकता है कि जो उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट है, जो भी उसके पास जो वेइंग बैलेंस है, या जिससे वो तोल के दे रहा है, उसमें भी कोई गड़बड़ी हो, वो ऐसा कर रहा हो, उससे भी गलती हो सकती है। या ऐसा हो गया हो कि आप जब घर लेके जा रहे हैं दाल के लिए, तो वहाँ पर क्या हुआ, कुछ दाल के जो पार्टिकल्स थे वो रास्ते में गिर गए, जिसकी वजह से अब जब आपने घर पे जाकर उसे तौल के देखा तो उसमें जो ऑब्जर्व वैल्यू थी वो कम आई। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं ये सारे हमारे एरर्स के। अब गाइस, एक वेरी सिंपल एग्जांपल है जो हमारा बुक्स में मिल जाता है, उसे देख लेते हैं। तो हमारा ये एग्जांपल है बहुत ही
साधारण सा एग्जांपल आप इसे बहुत अच्छे से समझ लेंगे। हम फार्मासिस्ट हैं। अब मान लो कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो पैरासीटामोल बनाती है, वो बनाती है PCM, पैरासीटामोल की टैबलेट वो बनाती है। अब क्या वो क्लेम कर रही है, जो उसने पैरासीटामोल बनाई है उसमें वो क्लेम कर रही है कि उसके अंदर 500 mg PCM प्रेजेंट है। हम एनालिस्ट हैं, हमने जब उस टैबलेट का एनालिसिस करके देखा तो हमें पता लगा उसके अंदर 490 मिलीग्राम ऑफ पैरासीटामोल इज प्रेजेंट। हमने उसके अंदर पाया कि उसके अंदर कितना है, 490 मिलीग्राम पैरासीटामोल है। अब यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, जो एरर निकल के हमारी आ रही है 10 ग्राम की, 10 मिलीग्राम की एरर निकल के आ रही है। तो इससे क्या हुआ, ये तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू हो गई, ये हमारी टैबलेट के अंदर होनी चाहिए थी, और ये हमारी होगी ऑब्जर्व वैल्यू। हमने क्या, इसको एनालाइज किया, उसका पता लगाया कि कितने अमाउंट में, कितनी सफिशिएंट अमाउंट में हमारी पैरासीटामोल टैबलेट के अंदर प्रेजेंट है। तो ये दोनों तरह की हमारी वैल्यू हो गई। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है, ये हमारा प्लस में माइनस में किसी भी तरह से हो सकता है। ये कभी हमारी ज़्यादा भी हो सकती थी, तो हमारा किस में, माइनस में आती है हमारी जो एरर है। तो एरर हमारी प्लस माइनस दोनों में हो सकती है। तो गाइज इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हमारी क्या एग्जैक्ट वैल्यू होती है, क्या हमारी ऑब्जर्व वैल्यू होती है, और हमारी क्या एरर होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए गाइज अब देखते हैं एरर परसेंटेज। यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है एरर परसेंटेज का। अब यहाँ पे हम एरर परसेंटेज का फार्मूले को समझते हैं। परसेंटेज एरर इक्वल टू स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन में स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू 100। अब जैसे मान लो किसी भी हमारे प्रोसीजर में इतने % का एरर आ रहा है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक फार्मूला है स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन में स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू 100। तो इस तरह से हम उस एरर की परसेंटेज को निकाल सकते हैं। सपोज आप मान लीजिए अभी हम जो दाल वाला एग्जांपल ले रहे थे, उसमें हमारा कितने का एरर आ रहा था, 10 ग्राम का हमारा उसमें एरर आ रहा था। अब कितने % का एरर हो गया ये डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, एरर परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास वही फार्मूला है जो स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन में स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू 100। स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी थी 1000 माइनस ऑब्जर्व वैल्यू कितनी थी 990 अपॉन में स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी थी हमारी 1000 और इंटू 100। इससे कट गया, इससे इस कट गया, यहाँ हमारा कितना हो गया, यहाँ ऊपर बचा 10 और अपॉन में कितना बचा 10। तो यहाँ पे हमारी 1% की एरर देखने को हमें मिलेगी। तो गाइज इस तरह से हम एरर परसेंटेज को निकालते हैं। चलिए गाइज इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है कि टाइप्स ऑफ एरर। हमारे एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं इसे देख लेते हैं। एरर्स आर मेनली आर ऑफ 2 टाइप्स। जो हमारे एरर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है डिटर्मिनेंट एरर, जिसको हम जनरली बोलते हैं सिस्टमिक एरर, एंड सेकंड वन हमारा होता है इनडिटर्मिनेंट एरर, जिसको हम जनरली बोलते हैं नॉन सिस्टमिक एरर। तो गाइज अब इन्हें भी देख लेते हैं बारी बारी से हमारे क्या होते हैं। जैसा कि गाइज आप इनके नाम से ही समझ रहे होंगे, डिटर्मिनेंट एरर ऐसा एरर जिसको हम डिटरमाइन कर सकें। तो गाइज इसमें क्या होता है, दिस इज़ द टाइप ऑफ एरर विच कैन बी डिटरमाइन। ये हमारा इस टाइप का एरर होता है जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बिफोर द प्रैक्टिस एंड आफ्टर द प्रैक्टिस। इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, हम जैसे कोई प्रोसीजर कर रहे हैं उस प्रोसीजर से पहले भी और उस प्रोसीजर के बाद भी हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एंड इट कैन बी ऑल्सो मिनिमाइज बाई यूजिंग डिफरेंट प्रिकॉशंस, और डिफरेंट प्रिकॉशंस का यूज़ करके हम इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, इसे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। चलिए गाइज इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट एरर। अब जो हमारा डिटर्मिनेंट एरर है इसके भी कुछ टाइप्स हैं, इन्हें देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं। तो गाइस इनके वेरियस टाइप्स हैं, हमारे 4 टाइप्स हैं डिटर्मिनेंट एरर के, जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसमें हमारा पहला है पर्सनल एरर, दूसरा इंस्ट्रूमेंटल एरर, थर्ड वन है हमारा एरर ऑफ मेथड, एंड फोर्थ है एडिटिव एरर्स। ये हमारे टाइप्स हैं डिटर्मिनेंट एरर के, इन्हें देख लेते हैं, हमारे बारी बारी से इनको डिफाइन कर लेते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला आ रहा है पर्सनल एरर। जैसा कि गाइस आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे कि पर्सनल, ये किसी पर्सन के थ्रू हो रहा है। मीन्स कोई पर्सन है, चाहे हमारा एनालिस्ट हो, चाहे हमारा फार्मासिस्ट हो, जो लैब के अंदर काम कर रहा है, तो उसकी गलती की वजह से होता है। ड्यू टू द इनप्रॉपर वर्किंग ऑफ अ पर्सन कैरिंग आउट अ डिटर्मिनेशन। मीन्स कोई भी प्रोसीजर कोई आदमी कर रहा है, जो भी हमारा फार्मासिस्ट लैब के अंदर कर रहा है, तो उसकी इनप्रॉपर वर्किंग की वजह से हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पर्सनल एरर। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, अ पर्सन अनेबल टू जज द कलर चेंज ऑफ द इंडिकेटर एट द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। अब गाइस क्या होता है, हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में टाइट्रेशन करते हैं, ठीक है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करते हैं, हमारा वहाँ पे इंडिकेटर यूज होता है। अब क्या होता है, जब भी हमारा इंडिकेटर हम डालते हैं, जब हमारा एंड पॉइंट आता है तो कब आता है, जब उसमें कलर चेंज होता है। अब मान लो कोई हमारा पर्सन ऐसा जो हमारा प्रोसीजर को कर रहा है, उसके क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, उसे मीन्स उसे कलर का पता नहीं चल पा रहा है। अब जब उसे कलर का पता नहीं चलेगा तो वो कैसे डिटरमाइन कर लेगा कि हमारा एंड पॉइंट आ गया। तो यह उसकी क्या है, इनेबिलिटी है, वो जज नहीं कर पा रहा कि कब हमारा एंड पॉइंट आ गया। तो उसकी गलती की वजह से जो हमारे एरर होते हैं उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरर। आई होप गाइस आपको यह समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, मीन्स ऐसा एरर जो किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या रीजेंट के थ्रू होता है। अब जैसे कि गाइस मान लो हमारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं लैब के अंदर। अब लैब के अंदर इंस्ट्रूमेंट, अब ज़रूरी थोड़ी कि सारे ही सही हों, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ख़राब भी होते हैं जो गलत रीडिंग देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम रीजेंट, जो हमारा रीजेंट उसके अंदर ले रहे हैं, रीजेंट भी हमारा गलत हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं रीजेंट एरर। तो ये हमारी इंस्ट्रूमेंट और रीजेंट की वजह से होता है, उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल और रीजेंट एरर। दिस इज़ ड्यू टू डिफेक्ट इन इक्विपमेंट और इनप्योर रीजेंट, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से जो हमारा एरर आता है हमारे फाइनल प्रोडक्ट में, उसे हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल और रीजेंट एरर। इसके बाद गाइस बात करते हैं एरर ऑफ मेथड, मीन्स कोई हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोई प्रोसीजर किसी करने का, अब हम गलत मेथड यूज़ कर ले रहे हैं तो क्या हो गया, एरर ऑफ मेथड। गलत मेथड से हम किसी प्रोसीजर को करेंगे तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो गलत आएगा, तो ये हमारा मेथड का एरर होता है। इसमें एग्जांपल है ड्यू टू द इनकम्प्लीट रिएक्शन, जैसे मान लो हमें रिएक्शन का पता नहीं है कि पूरी रिएक्शन कब होती है, हमने क्या किया, रिएक्शन को जल्दी से ही बंद कर दिया उसे, ठीक है, तो कंप्लीट रिएक्शन हमारी हो नहीं पाई, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसमें क्या एरर होंगे, बहुत सारे उसमें त्रुटि होगी। तो इस तरह से हमारा जो एरर ऑफ मेथड होता है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट हमारा आता है कि एडिटिव्स एरर। गाइस जो हमारा एडिटिव्स एरर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझ लें अच्छे से। एडिटिव्स एरर में क्या होता है कि समटाइम्स द वैल्यू ऑफ एरर इज कांस्टेंट इन द सीरीज डिटर्मिनेशन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सैंपल टेकन फॉर एनालिसिस। अब जैसे इसमें क्या होता है गाइस, हम कोई सैंपल ले रहे हैं एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, हमने सैंपल ले लिया। अब सैंपल लेने के बाद में जो हमारी रीडिंग्स आ रही हैं, जैसे कि हमने लिया 20 ग्राम सैंपल लिया, जो उसमें हमारा एरर आएगा वो 0.1 का आएगा, 0.1। हमने ऐसे ही 30 ग्राम सैंपल लिया, उसमें भी हमारा जो एरर आएगा वो कितना आएगा, 0.1 का। हम चाहे सैंपल कितना भी ले लें, उसमें हमारा क्या आएगा, एक कांस्टेंट एरर आएगा। चाहे अगर हम 300 ग्राम भी अगर उसका ले रहे हैं सैंपल का, तो उसमें एरर हमारा आएगा तो वो हमारा क्या आएगा, 0.1% ही हमारा एरर आएगा। तो ये हमारा एरर कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, एक सीरीज में चलता है, चाहे हम कितना भी सैंपल ले लें, कम ले लें या ज़्यादा ले लें, एरर हमारा जो 0.1 का आ रहा है हर किसी में, वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। इसको हम बोलते हैं एडिटिव्स एरर। आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको देख लें अच्छे से। इसके बाद गाइस हमारा आता है इनडिटर्मिनेंट एरर्स, मीन्स अब ऐसे एरर जिसको हम डिटरमाइन ना कर सकें, इनडिटर्मिनेंट, उसके कारण का हम पता ना लगा सकें कि कौन से कारण से हमारा ये एरर हो रहा है। जब उसके हम कारण का पता नहीं लगा पाएंगे तो हम उसे मिनिमाइज भी नहीं कर पाएंगे, हम पता ही नहीं कर पाएंगे एरर हमारी गलती हो कहाँ रही है। तो वही है, इसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट एरर। दिस इज ऑल्सो नोन एज द रैंडम और एक्सीडेंटल एरर। इसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम और एक्सीडेंटल एरर भी बोलते हैं इसे हम, क्योंकि एक्सीडेंटल ये रैंडमली होता है एकदम से, हमें पता ही नहीं चलता कि एरर हमारा कब हो गया, हमारी गलती कब हो गई। एंड देन है द काउज ऑफ ए रैंडम एरर मे और मे नॉट बी नोन। इसका जो कारण है कब समटाइम्स तो हमें पता लग जाता है और कभी कभी हमें इसके जो काउज है उसका पता नहीं लगता कॉज का। तो ये हमारा क्या हो गया, रैंडम और एक्सीडेंटल एरर हो गया। अब ये होता क्या है, किसकी वजह से होता है, वेदर कंडीशंस, टेम्परेचर। अब जैसे कि हमारी लैब है, लैब के अंदर हम अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं। अब वहाँ पे जो भी हमारा टेम्परेचर है, जो भी रूम टेम्परेचर, जो भी हमारा नेचर का टेम्परेचर है, ठीक है, उसके अंदर एयर भी होगी, बहुत सारी एटमॉस्फेयर कंडीशंस होंगी, ह्यूमिडिटी होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ एरर। अब उसमें क्या कर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, मीन्स वही है कि ये एरर तो होना ही होना है। तो ये सारे हमारे एरर हैं जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते, कंट्रोल भी नहीं कर सकते। ये हमारा क्या है, क्योंकि ये एरर तो होना ही होना कि कोई भी चीज़ हमारी 100% परफेक्ट नहीं होती है। तो ये रैंडम एरर और एक्सीडेंटल एरर उस चीज़ को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। अब यहाँ पे है कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें हम ख़त्म भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है कि एनालिस्ट हैज़ नो कंट्रोल ऑन रैंडम एरर्स बट सिस्टमिक एरर कैन बी रिड्यूस बाय द फॉलोइंग मेथड्स। अभी हमने पढ़ा था ऊपर, जो हमारे रैंडम और एक्सीडेंटल एरर्स होते हैं, इन्हें हम क्या कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही हम इन्हें मिनिमाइज कर सकते, और इनके कारण का हमें पता ही नहीं होता है। तो हम क्यों ही इन्हें मिनिमाइज करेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कारण ये हो कैसे रहा है। जब कारण का पता नहीं है तो हम उन्हें मिनिमाइज भी नहीं कर सकते। तो ओनली हम सिस्टमिक एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, और इन्हीं को मिनिमाइज करने के मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे गाइस। तो देखते हैं हमारे कौन कौन से मेथड्स हैं इसमें हम जिनसे हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट मेथड आ रहा है कैलिब्रेशन ऑफ एपरेटस। जितने भी एपरेटस हम यूज कर रहे हैं लैब के अंदर, तो उनका सबसे पहले वो सारे हमारे एपरेटस कैलिब्रेटेड होने चाहिए। उसके अंदर जितना भी हमारा अमाउंट के जो उसकी क्वांटिटी है, तो उतनी क्वांटिटी हमारी सैंपल की उसके अंदर आनी चाहिए, मीन्स उसका कैलिब्रेशन अच्छे से होना चाहिए। बाय कैलिब्रेटिंग ऑल द इंस्ट्रूमेंट एरर कैन बी मिनिमाइज एंड अप्रोप्रिएट करेक्शन आर अप्लाइड टू द ओरिजिनल मेजरमेंट। इसमें क्या होता है, बाय कैलिब्रेटिंग, कैलिब्रेशन करने के बाद में जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उनके थ्रू जो भी हमारे
प्रोसीजर है, जो भी हमारा रिजल्ट है, हमारा फाइनल रिजल्ट में जो भी चेंज आ रहा है, जो हमारा एरर आ रहा है, उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं या उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं बाई कैलिब्रेशन ऑफ एपरेटस। इसके बाद गाइज नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट मेथड है कंट्रोल डिटर्मिनेशन। कंट्रोल डिटर्मिनेशन में क्या होता है, स्टैंडर्ड सब्सटेंस इज यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट इन आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन टू मिनिमाइज द एरर्स। इसमें क्या करेंगे हम, स्टैंडर्ड कंडीशन, इसमें हम क्या लेंगे, स्टैंडर्ड सैंपल को यूज करेंगे, स्टैंडर्ड सब्सटेंस को यूज करेंगे, जिससे कि जो हमारे गलती होने की संभावना है ना, वो कम से कम हो, हमारा एरर कम से कम आए। जब हम स्टैंडर्ड चीज़ को यूज़ करेंगे तो उसके अंदर बिल्कुल इम्प्योरिटी नहीं होती है, बिल्कुल परफेक्ट होता है अपने आप में वो। कि हम अगर आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं तो उस तरह से हमारे कम से कम चांसेस रहते हैं एरर होने के, गलती होने के। इसके बाद गाइस नेक्स्ट बात आती है कि ब्लैंक डिटर्मिनेशन। ब्लैंक डिटर्मिनेशन से हम कर सकते हैं, उसको एरर है उसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं बाई ओमिटिंग द सैंपल। आर डिटर्मिनेशन इज कैरिड आउट इन आइडेंटिकल कंडीशन टू मिनिमाइज द एरर्स ड्यू टू द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द रीजेंट। ब्लैंक डिटर्मिनेशन से क्या होता है कि हम एक बार उसे खाली करके देख लेते हैं। जैसे हम एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, एक बार वाटर के साथ में डिस्टिल वाटर का ही कर लेंगे टाइट्रेशन, उसका प्रोसीजर को अच्छे से देख लेंगे कब हमारा कैसे आ रहा है। तो एक बार ब्लैंक टाइट्रेशन करके हमें क्या होता है, उसके प्रोसीजर का पूरा अच्छे से पता लग जाता है किस तरह से हमें करना होता है। उसके बाद में हम सैंपल का टाइट्रेशन करते हैं। तो ब्लैंक डिटर्मिनेशन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारे एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज होता है। और इसको करने के बाद में हमारी जो रीडिंग्स होती हैं वो एकदम एक्यूरेटली आती हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो हमें बहुत ही मिनिमम एरर देखने के लिए वहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल डिटर्मिनेशन। इंस्टेड ऑफ सिंगल डिटर्मिनेशन, डुप्लीकेट और ट्रिपलेट डिटर्मिनेशन इज कैरिड आउट टू मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंटल एरर्स। मीन्स क्या करें, हम पैरेलल डिटर्मिनेशन करें, मतलब जैसे कि हम एक बार रीडिंग ले रहे हैं, एक बार नहीं, 2 बार, 3, 4 बार लें, और 4-5 बार रीडिंग लेने के बाद में जो उनका एवरेज आता है, उसका जो पैरेलल डिटर्मिनेशन है उसको हम लेंगे वहाँ पे। तो इस तरह से हम जो एरर्स हैं उनको काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है इंटरनल स्टैंडर्ड्स। ये इंटरनल स्टैंडर्ड्स कहाँ यूज होता है इसे भी देख लेते हैं। इट इज़ यूज इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक एंड क्रोमेटोग्राफिक डिटर्मिनेशन। ये हमारा किस किस में यूज होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एंड क्रोमेटोग्राफिक डिटर्मिनेशन में हमारा यूज होता है। तो डिफरेंट के हमारे मेथड्स हैं जो डिफरेंट सैंपल्स को डिटरमाइन करने के लिए, उसके एरर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए यूज होते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये सारे जो मेथड्स हैं मिनिमाइजिंग के एरर को वो सारे समझ आ गए होंगे। एरर क्या होता है ये भी आपने समझ लिया होगा वीडियो के थ्रू। तो वही है कि बाई यूजिंग द डिफरेंट प्रिकॉशंस वी कैन मिनिमाइज द ऑल द एरर्स। जितने भी एरर्स हमारे होते हैं, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, एक्सीडेंटल तो गाइस होने जो हमारे सिस्टमिक एरर होते हैं, जो हमारे पर्सन के थ्रू होते हैं, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होते हैं या हमारे रीजेंट के थ्रू होते हैं, तो उनको हम काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं बाई यूजिंग द प्रिकॉशंस। मीन्स जो भी हमारे प्रिकॉशंस हैं अगर हम उनको अच्छे से यूज करते हैं तो हम इन एरर्स को काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में हमने पहला वाला क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का कंप्लीट कर लिया, इसे सॉल्व कर लिया अच्छे से और आपको अच्छे से समझ आ भी गया होगा। अगर गाइस आपके कोई डाउट इसमें तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको वहाँ 100% रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए गाइस अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारे चैनल पर फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं और जितने भी हमारा फार्मेसी का कंटेंट है वो सारा कुछ मिल जाएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये चैनल आपके लिए ही है। धन्यवाद।